Assalamu alaikum. Today we will solve further questions of MA2 BBP Kit questions of chapter Material Costing. Last वीडियो में हमने 5.15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों. The following are statements relating to raw material pricing in a situation where raw material prices are rising consistently. ये जो नीचे हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये उन सूरत हाल की दी हुई है जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है. ठीक है जी. वो पूछ रहे हैं जो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. अब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना तो राइजिंग प्राइसिंग की जो सिचुएशन है, राइजिंग प्राइसेस की जो सिचुएशन है वो फीफो में भी आ सकती है, लीफो में भी आ सकती है और एफको में भी आ सकती है. सही जी. अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि एफ को जो है ना एक मिडिल है. अगर मैं 8 और 10 का एवरेज लूं तो क्या आता है, कैसे लेते हैं एवरेज? 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो 9 आएगा 8 और 10 का एवरेज. तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 8 से बड़ा है 10 से छोटा है, यानी कि इनके बीच का नंबर है. तो ये एफ को जो है ये वेटेड एवरेज नंबर होता है. ठीक है जी. अब इस वाले क्वेश्चन को है तो ये थ्योरेटिकल, इसको मैं जरा गौर से आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी. अब आप लोग को ये मैंने बताया है ना कि अगर जब महंगाई का दौर है, मुस्तकिल कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऐसे बना के दिखाया था 7 8 9 10, ये बेचा ये बेचा ये बेचा ये बच गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी हायर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी लोअर, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो जाएगा हायर. सही है जी. अब ये बात की थी मैंने फीफो से. अब भी महंगाई का दौर है 7 8 9 10, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ लीफो से. तो नीचे से इशू करते हैं, ये बेचा ये बेचा ये बेचा ये बच गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर और ग्रॉस प्रॉफिट भी लोअर. एफको का कोई जिक्र नहीं, एफको का तो बीच का होता है. अब मैं क्या करूंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है ना तो हायर मीन्स 10 नंबर, लोअर है तो लोअर मीन्स 8 नंबर. सही है. अब मैं ना ये तीनों का अलग अलग बना लूंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी बना लूंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10, क्लोजिंग इन्वेंट्री 8, या 9 और 10. ये मैंने बनाया क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो क्योंकि फीफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है राइजिंग प्राइसिंग में, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो लीफो में कम होती है महंगाई के दौर में और एफको में बीच में होती है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कम होती है, 8 आएगा, यहाँ तो बीच में 9 आएगा और यहाँ हो जाएगा 10. तो ये हो जाएगा लीफो, ये हो जाएगा एफको, ये हो जाएगा फीफो. अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है 10, या फिर 9 आएगा, या फिर 8 आएगा, यहाँ फिर फीफो आएगा, यहाँ एफको आएगा और यहाँ लीफो आएगा. सही है. ये इस तरह बना लेना है आपने. अब वो पूछ रहा है प्रोडक्शन इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी लोअर यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइसिंग रादर देन लीफो. कि जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो एवरेज की कम होती है फीफो से. ये बात ये रही, जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये मेरी एफको की कम होती है, एफको की लोअर होती है लीफो से. सही बात है ना. ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट एफको की कम होती है, एफको की 9 है, लीफो की 10 है. तो ये बात सही है. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. प्रॉफिट विल बी हायर यूजिंग लीफो प्राइजेस रादर देन फीफो.
जो मेरा प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा लीफो का। गलत। जब इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट तो कम होता है लीफो का फीफो से, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इन्वेंट्री वैल्यू विल बी लोअर यूजिंग फीफो। गलत। जब ये तो बात शुरू में ही गलत है कि जब प्राइजेस बढ़ती हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर फॉल्स। ए इज द राइट आंसर। इसको इस तरह से बना के कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। A company orders a particular raw material in order quantities of 250 units. No safety inventory is held. The inventory holding cost is 3 per unit and the annual demand is 2500 units. What is the annual inventory holding cost? Holding cost वो आपसे पूछ रहा है। होल्डिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है annual holding cost मैं इसको यहाँ नीचे सॉल्व कर देती हूँ। annual holding cost average inventory multiply by holding cost per unit या per year या जो भी गिवन हो। तो एवरेज इन्वेंट्री हम निकालते हैं reorder quantity divided by 2, reorder quantity divided by 2 multiply by हमारा होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, एक और बात बता दूं, अगर होल्डिंग कॉस्ट में अगर आपका बफर भी आ जाए ना तो एवरेज इन्वेंट्री आप दूसरे फॉर्मूला से निकालोगे। ठीक है जी। अगर आपको बफर स्टॉक दिया हुआ है तो एवरेज इन्वेंट्री आप यूं निकालोगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस रिऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे रिऑर्डर क्वांटिटी हमें निकाल के दी हुई, उसमें ये रहा 250 डिवाइडेड बाय 2, होल्डिंग कॉस्ट 3, इसको कर देंगे तो ये 125 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, 375 is the right answer. Which of the following is not relevant to the calculation of economic order quantity? नीचे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन में नहीं आती? ये फॉर्मूला है डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और यूजेज यानी डिमांड, परचेज प्राइस नहीं आती। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तमाम बता देती हूँ, आप लोग ना समझेंगे, सारे आंसर इसने मार्क कर दिए। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, परचेज प्राइसेस नहीं आती। द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 200 kg। जो मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है यानी EOQ है वो है 200 kg और मेरा जो बफर है वो है 1200 kg। द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 1.2 per kg। व्हाट इज द एनुअल टोटल एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट? जो है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, अगेन फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। मैंने क्या बोला, वैसे तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अगर सवाल में आपको बफर दिया हुआ हो ना तब आप एवरेज इन्वेंट्री इस फॉर्मूला से निकालोगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। सेफ्टी स्टॉक 1200 है, ऑर्डर क्वांटिटी 2000 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 2, 1200 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, 1000, 2200।
2200 आएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री, और आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है वो दिया हुआ है 1.20 पर यूनिट में दे सकते हैं, ईयर में भी दे सकता है वो, केजी में भी दे सकता है वो, जिसमें भी दे दे। 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640, ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू अ पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम। डे 1 की रिसिट्स दी हुई है, डे 3 में इशू हुआ है 140, फिर 6 में आपने रिसिट की है 150 रिसीव यानी परचेजेस, और डे 7 में आपने 140 आपने इशू किए हैं। कह रहे हैं द वेटेड एवरेज मेथड इज यूज टू वैल्यू इन्वेंट्री इशूज। जो इन्वेंट्री इशू हम करते हैं ना, उसको हम किस तरह वैल्यू करते हैं, एफको मेथड के जरिए करते हैं। Our revised weighted average prices is calculated after each purchases। हर जो है हर परचेजेस के बाद हम जो है दोबारा से प्राइजेस को रिवाइज करते हैं। At what cost price per unit will the issue on day 7 be made? मैं किस कॉस्ट प्राइस पे यानी किस यूनिट किस पर यूनिट पे मैं अपनी जो डे 7 है उसका जो 140 का माल है वो मैं इशू करूंगी। क्वेश्चन की बारीकी देखें आप लोग, तो पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। 200, ये डे 1 की बात कर रही हूँ मैं, डे 1 हुआ 200 मल्टी इसका 1100 दिया हुआ है टोटल, पर यूनिट निकाल लूंगी 1100 डिवाइडेड बाय 200, 5.5 आ जाएगा। उसके बाद फिर डे 3 आया, डे 3 में मैंने 140 इशू कर दिया, तो मैं 140 यहाँ लिख दूंगी। तो इसको मैं 140 5.5 770। अच्छा, अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो हम दोनों को ऐड करते, फिर डिवाइड करवा के रेट निकालते, तो एक ही था तो एक ही से इशू कर दिया। सही है। अब 140 तो मैंने इशू कर दिए हैं, कितने बच गए अब 60 बच जाएंगे। 5.5 के रेट पे 330 आ जाएगा। फिर डे 6 आया, मैंने 150 परचेज किए, 840 मेरी टोटल है, डिवाइड करूंगी, देख लेती हूँ क्या आ रहा है, लेकिन डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है मुझे तो। अब क्या हुआ, फिर डे 7 को मैंने दोबारा से 140 इशू कर दी, अब मैं यहाँ लिख दूंगी। अब किस रेट पे किए वो रेट मालूम करना है ना मुझे, इन दोनों को ऐड करूंगी, 330 प्लस 840 1170, और 60 प्लस 150 आ जाएगा 210। 1170 डिवाइडेड बाय 210 आ जाएगा 5.57। तो जो डे 7 को जो मैं इशू करूंगी ना, वो मैं 5.57 के रेट पे इशू करूंगी। व्हाट कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट is 5.57. C is the right answer. Next question, the following statement relating to the use of different raw material pricing method in a period of consistently rising prices, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये मैंने पहले भी पीछे भी करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हायर, अगर मैं बात करूं इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हायर यूजिंग लीफो रादर देन फीफो। यहीं पे सॉल्व करवाया ना ये क्वेश्चन, ये रहा प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हायर, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हायर यूजिंग लीफो रादर देन फीफो। कह रहे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो महंगाई के दौर में जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है,
वो तो कम होती है फीफो से, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है लीफो से। यानी कि अगर इसको 8 करूं, इसको 10 करूं, बीच वाली को 9 कर दूं, ये फीफो से आएगा, ये एफको से आया, ये लीफो से आया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हायर यूजिंग लीफो, यस हायर है देन फीफो, सही बात है। 8 कम है, 10 ज्यादा है, ये बात तो बिल्कुल सही कही है। सही है जी। अब दूसरी वाली स्टेटमेंट है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूज, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू विल बी लोअर यूजिंग लीफो रादर देन एफको। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हायर होती है फीफो से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी लोअर होती है लीफो में। यानी कि यहाँ 10 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा। सही है। ये फीफो है, ये एफको है, ये लीफो है। अब कह रहा है वो रॉ मटेरियल प्राइसेस विल बी वैल्यू लोअर यूजिंग लीफो, लीफो से कम आएंगी, यस, रादर देन एफको, यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसा ही है ना, रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं, यानी कि जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यूज हैं वो विल बी लोअर यूजिंग लीफो, यस, लोअर है अगर हम लीफो यूज कर रहे हैं महंगाई के दौर में, और किससे, एफको से तो लोअर है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस बात से ये साबित हुआ कि जो मेरी दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल बफर स्टॉक। हम मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि हम मिनिमम इन्वेंट्री का हमारे पास फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। सही है ना। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज in average lead time is the right answer. 23 question. Holding costs are included in the economic order quantity formula. जो हमारा ये बात बिल्कुल सही है कि EOQ के फॉर्मूले में CH तो आता ही आता है। Which of the following are example of holding cost? Yes, अच्छा जी, कौन कौन सा। वेयर हाउस का रेंट एग्जाम्पल है, अच्छा जी, और हमारा कैरेज इनवर्ड, हमारा हमारा जो है वो नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है होल्डिंग कॉस्ट की, क्योंकि कैरेज इनवर्ट का खर्चा होता है चीज को बिजनेस में लाने का खर्चा, तो होल्डिंग कॉस्ट तो नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर इंटरेस्ट ऑन इन्वेंट्री, जाहिर सी बात है हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो हमने इन्वेंट्री होल्ड की हुई है, तो वो उसका राइट आंसर। हमारी इन्वेंट्री कहीं चोरी ना हो जाए, सही है, जो हमने होल्ड की हुई, तो उसके लिए हमने एक अलग से एक बंदा रखा हुआ है, उसको जो हम पैसे दे रहे हैं वो भी हमारी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय गुड्स इनवर्ड स्टाफ। गुड्स इनवर्ड माने जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेक which involve counting the item received and seeing that they are not damaged। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो गुड्स इनवर्ड स्टाफ माने जो गुड्स रिसीव करता है, कि वो ये देखें कि जो गुड्स हैं उसकी फिजिकल चेक करें कि गुड्स आइटम्स वही हैं जो अपने हमने ऑर्डर किए थे, हम वही रिसीव कर रहे हैं, और वो डैमेज वगैरह तो कहीं से नहीं है। तो किस डॉक्यूमेंट की बेसिस पर वो ये सब काम करते हैं, वो ये सब काम करते हैं गुड रिसीव नोट की बेसिस पर, याद रखिएगा, GRN की बेसिस पर।
डिस्पैच नोट की तो बेसिस पे थोड़ी कर सकते हैं। परचेज रिक्विजिशन तो अब मटेरियल परचेज करने का वो है, परचेज ऑर्डर तो मटेरियल चाहिए उसको करने का, ऑर्डर का वो है। Which of the following is a typical measure of output out wastage? किस चीज से हम मेजर कर सकते हैं अपना आउटपुट वेस्टेज? Rework cost as a percentage of production cost? No. Quantity of material wasted as a percentage of quantity of material used? No. Number of quality reject as a percentage of total output? Yes. इसके जरिए हम अपना आउटपुट मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। Which of the following correctly describe a perpetual inventory system? क्या चीज है जो बिल्कुल हमारे परपीचुअल इन्वेंट्री को डिस्क्राइब कर रही है? अच्छा जी, परपीचुअल इन्वेंट्री में क्या होता है, हम हैंड टू हैंड जो है ना अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हमने इशू किया, फिर हमने अपने पास दोबारा से रिकॉर्ड किया, फिर इशू किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया, मतलब कि हम हर इशू के बाद अपनी रिसीव रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड एवरी रिसिट एंड इशू ऑफ इन्वेंट्री एज दे अकर। जैसे ही होगा हैंड टू हैंड हम उसको रिसीव और इशू को अपने पास रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये और यही जो है ये परपीचुअल इन्वेंट्री को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ट्रू? कौन सी चीज है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से बिल्कुल सही है, ट्रू है? अच्छा जी, इसका जो राइट आंसर है ना, कौन सी स्टेटमेंट चारों में से बिल्कुल सही है, पढ़ के देख लेते हैं। सेटिंग अ मिनिमम कंट्रोल लेवल सीक्स टू एंश्योर दैट अ स्टॉक आउट डज नॉट अकर। और यही बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम एक मिनिमम लेवल बना लेंगे ना कि इसके बाद जो है हमें भाई इस ये लेवल है, इसके बाद हम हमारे पास से स्टॉक आउट होना शुरू हो जाएगा, तो बेहतर यही है हम अपनी इन्वेंट्री को दोबारा से रीऑर्डर कर लें। तो यही जो है बिल्कुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से ये बात बिल्कुल सही है। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। द रीऑर्डर लेवल इज द अमाउंट परचेज टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री। नो, रिप्लेनिश तो एक सर्टेन लेवल है जब हमें इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। With a continuous stock taking system, there is a continuous record of the actual quality of each item of inventory. No. Periodic stock taking involve frequent counts and checking on a proportion of the inventory items. No. Periodic में तो हम at the end सब कुछ at the end of the period करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? सेटिंग अ मिनिमम कंट्रोल लेवल। एक मिनिमम कंट्रोल लेवल चेक आप लोग सेट कर लो टू एंश्योर दैट अ स्टॉक आउट, की इस बात को ये एंश्योर करे कि आपका जो है स्टॉक आउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी सिंगल प्रोडक्ट रिक्वायर्स 1.6 liters of material M in each finish unit. एक यूनिट को बनाने में 1.6 का मटेरियल लगता है। 10% ऑफ मटेरियल इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। 10% जो है वो मटेरियल जो है वो लॉस्ट हो गया प्रोसेसिंग के दौरान। सेल्स इन प्रोडक्शन पी आर एक्सपेक्टेड टू बी 5700 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट inventory is planned to be reduced by 200 units over the period. और जो हमारी इन्वेंट्री है वो 200 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगी पीरियड के दौरान। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड यूजेज? यूजेज पूछना चाह रहा है। यूजेज कैसे निकालते हैं? मटेरियल यूज्ड इन इन्वेंट्री या मटेरियल यूजेज कैसे निकालते हैं? प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मटेरियल यूज्ड बाय 1 यूनिट। अच्छा जी, यहाँ पे हम 1.6 नहीं लिखेंगे, वो तो कह रहा है कि 1.6 तो एक यूनिट को बनाने में लगता है,
लेकिन 10% जो है वो मटेरियल ज़ाया हो जाता है प्रोसेसिंग के दौरान। तो हम अगर 1.6 ही डालेंगे और 10% ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा तो हमारा तो प्रोडक्ट थोड़ी बनेगी। तो हमें ज़्यादा डालना होगा। तो कितना ज़्यादा डालना होगा? 1.6 हमें जाना है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1.6 नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मैं 1.6 ही ले लूंगी तो मेरा तो 10% मटेरियल ज़ाया हो जाता है। जाहिर सी बात है, तो मैं उससे ज़्यादा ही डालूंगी कि जो 10% मटेरियल है ज़ाया होता है तो ज़ाया हो, लेकिन 1.6 तो बच जाए। तो 1.6 मुझे जाना है तो मैं डालू 110 डालूंगी और मैं हूँ 100 पे। तो जहां मुझे जाना है, मुझे 110% पे जाना है और मैं 100% पे हूँ, डिवाइडेड बाय 100, 1.76। मैं एक यूनिट के लिए 1.76 लीटर डालूंगी कि 10% इसमें से भले ज्यादा हो, क्योंकि मैंने 110% डाला है ना, तो जो एक्स्ट्रा 10% है वो जाया हो जाए और मेरा 1.6 बच जाए। तो अब मैं यहाँ पे लूंगी 1.76। अब प्रोडक्शन यूनिट्स कितने लूं? प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्लोजिंग प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग। यही फॉर्मूला होता है मेरे पास। इसको मैं रब कर देती हूँ। क्लोजिंग मेरी 0 है, सेल्स मेरी है 5,700 और ओपनिंग कितना है मेरा, वो कह रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सेल्स इन पीरियड 2 आर एक्सपेक्टेड टू बी 5,700 एंड प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज प्लान टू बी रिड्यूस बाय 200 यूनिट्स। यानी कि मेरी जो ओपनिंग थी वो 200 थी, सही है, और वो रिड्यूस हो गई 200 से कम हो गई। तभी तो इसका मतलब ये है कि मेरी क्लोजिंग 0 हो गई, तभी तो वो 200 से मैं कम हुई हूँ, डिक्रीज हुई हूँ। तो यहाँ होगी 200, तो ये हो जाएगी 5,500 हो जाएंगे मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स। यहाँ आ जाएगा 5,500 मल्टीप्लाई बाय 1.76, 9680, 9680 लीटर्स। इतना मैं डालूंगी तब जाके मेरी इतना मेरा मटेरियल यूजेज आ जाएगा। इस वाले रेट में परेशान मत होइएगा, इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि 1.6 लगता है एक यूनिट को बनाने में, लेकिन 10% ज़ाया होता है। तो जो ज़ाया होता है तो मैं उससे ज़्यादा डालूंगी। तो मैं 110% डालूंगी, मुझे जाना है 110% पर, मैं हूँ 100% पर। ये जो है ये 100% है। अगर यही डाल दूंगी मटेरियल बनाने के लिए तो आधा 10% से ज़ाया हो जाएगा, तो मैं इससे ज़्यादा डालूंगी, मैं 1.76 डालूंगी। अब जो ज़ाया होगा वो जब 1.76 में से ज़ाया होगा, 10% ज़ाया होके 1.6 बच जाएगा, तो मेरा यूजेज पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।